अगर उस दिन संसद भवन के भीतर बैठे लोग कुछ मिनट और बाहर न निकलते, अगर सुरक्षा घेरा एक पल के लिए भी टूट जाता, तो शायद आज भारत का लोकतंत्र एक जख्म के साथ याद किया जाता। 13 दिसंबर 2001, एक ऐसी तारीख जो कैलेंडर में आम दिखती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये दिन खून, बारूद और बलिदान की कहानी बन चुका है। उस सुबह दिल्ली की हवा में ठंड थी, लेकिन संसद भवन के आसपास एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। देश के बड़े नेता, मंत्री और सांसद अंदर मौजूद थे। लोकतंत्र अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये इमारत आतंक के सबसे बड़े निशाने में बदलने वाली है। संसद भवन, जो भारत की आत्मा माना जाता है, उसी आत्मा को कुचलने की साजिश रची जा चुकी थी। करीब 11:40 का समय था जब एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट नंबर 12 की ओर बढ़ी। कार पर सरकारी स्टिकर लगे थे। अंदर बैठे लोग देखने में सरकारी अफसर जैसे लग रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने रूटीन चेक किया, पहचान पत्र दिखाए गए, सब कुछ सामान्य लग रहा था। और यही सामान्यता उस दिन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही कार संसद परिसर के अंदर पहुंची, अचानक हालात बदल गए। कार के दरवाजे खुले और अंदर से निकल आए 5 लोग, जिनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की आवाज गूंज उठी। संसद परिसर में अफरा तफरी मच गई। चीखें, दौड़ते कदम और गोलियों की बौछार। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये भारत की सबसे खौफनाक हकीकत थी। आतंकियों का मकसद साफ था। वे संसद के अंदर घुसकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहते थे। वे भारत को ये संदेश देना चाहते थे कि उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था सुरक्षित नहीं है। लेकिन वे शायद ये भूल गए थे कि संसद की रक्षा करने वाले लोग सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, वे देश की ढाल बनकर खड़े होते हैं। दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों ने बिना एक पल गवाए मोर्चा संभाला। गोलियों की बारिश के बीच वे आतंकियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ मौत सामने थी, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। संसद के अंदर मौजूद नेताओं को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बाहर गोलियां चल रही थीं, अंदर सांसें थमी हुई थीं। मुठभेड़ तेज होती गई। आतंकी ग्रेनेड फेंक रहे थे। धमाकों से जमीन कांप रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। एक एक कर आतंकी मारे गए, लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने प्राण देकर संसद को बचाया, लोकतंत्र को बचाया और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को बचाया। करीब 30 मिनट तक चली इस मुठभेड़ ने पूरे देश को हिला दिया। जब गोलियों की आवाज थमी, तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि भारत एक बहुत बड़े खतरे से बच गया है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। असली कहानी अब शुरू हो रही थी। जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं। आतंकियों की कार की तलाशी ली गई। हथियारों के नंबर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, हर चीज को बारीकी से जांचा गया। कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। धीरे धीरे जांच की परतें खुलने लगीं और एक नाम सामने आया, अफजल गुरु। अफजल गुरु, एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में पूरे देश में बहस का विषय बन गया। जांच एजेंसियों का दावा था कि अफजल गुरु ने आतंकियों को दिल्ली में रहने की जगह दिलवाई, उनके लिए गाड़ियां और फोन का इंतजाम किया और पूरी साजिश में अहम भूमिका निभाई। अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया और केस कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट की कार्यवाही आसान नहीं थी। सबूतों पर सवाल उठे, गवाहों पर बहस हुई। मीडिया ने मामले को दिन रात दिखाया। देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोग कह रहे थे कि संसद पर हमला देश पर हमला है और इसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्या अफजल गुरु को पूरी तरह निष्पक्ष न्याय मिला। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अफजल गुरु को मौत की सजा दी गई। अदालत ने कहा कि संसद पर हमला लोकतंत्र पर हमला है और इसके लिए कठोरतम सजा जरूरी है। 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। सरकार ने इसे न्याय बताया, लेकिन बहस आज भी खत्म नहीं हुई। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव आ गया। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने खड़ी हो गईं। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। ये साफ संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। संसद हमले ने भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। आज इतने सालों बाद भी 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये याद दिलाती है कि आज़ादी और लोकतंत्र की कीमत क्या होती है। ये उन जवानों की कहानी है जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए देश को बचाया।
ये उस साजिश की कहानी है जिसने भारत को झकझोर दिया, और ये उस सवाल की कहानी है जिसका जवाब शायद कभी पूरी तरह ना मिले। क्योंकि सच यही है कि अगर उस दिन सुरक्षा बलों ने एक कदम भी पीछे हटने का फैसला किया होता, अगर एक सेकंड की भी हिचक होती, तो क्या आज भारत वही होता जो हमें दिखाई देता है? और शायद यही वजह है कि 13 दिसंबर 2001 भारत को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि लोकतंत्र की रक्षा हर दिन करनी पड़ती है। और जब देश धीरे धीरे उस हमले के सदमे से बाहर निकलने लगा, तब एक और सच्चाई सामने आई। संसद पर हमला सिर्फ बंदूक और बारूद का खेल नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था, बल्कि भारत के आत्मविश्वास को तोड़ना था। आतंकियों ने जिस तरह संसद को चुना, वो एक संदेश था। अगर लोकतंत्र की सबसे मजबूत इमारत सुरक्षित नहीं, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? जांच आगे बढ़ी तो ये साफ हुआ कि हमला अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। दिल्ली की सड़कों की रेकी की गई थी, संसद के गेट्स, सुरक्षा शिफ्ट्स और टाइमिंग तक की जानकारी जुटाई गई थी। आतंकियों को संसद तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने मदद की, उनकी भूमिका को लेकर कई परतें सामने आईं। लेकिन हर परत के खुलने के साथ कुछ नई परछाइयां भी उभरती चली गईं। पूरे देश में मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका था। टीवी चैनलों पर दिन रात बहस चलती थी। स्टूडियो में बैठे लोग तय कर रहे थे कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह। अदालत के बाहर नारे लगते थे। संसद हमले का मामला अब सिर्फ एक कानूनी केस नहीं रहा था, ये राजनीति, विचारधारा और भावनाओं की लड़ाई बन चुका था। अफजल गुरु का नाम इस पूरी कहानी का सबसे विवादित अध्याय बन गया। कुछ लोग उसे मास्टरमाइंड कहते थे, तो कुछ लोग उसे एक मोहरा मानते थे। अदालत ने जो फैसला सुनाया वो कानून के हिसाब से अंतिम था, लेकिन समाज के भीतर सवाल जिंदा रह गए। क्या पूरी साजिश का सच सामने आ पाया? क्या जिन ताकतों ने पर्दे के पीछे से खेल खेला, वे कभी बेनकाब हो पाएंगे? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ धुंधले होते चले गए। संसद हमले का असर सिर्फ राजनीति या कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, इसने आम लोगों की जिंदगी भी बदल दी। एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ गई, सरकारी इमारतों में प्रवेश कठिन हो गया। हर बैग, हर चेहरे, हर आवाज पर शक की नजर पड़ने लगी। देश ने सुरक्षा की कीमत पर अपनी कुछ आजादी कुर्बान की, क्योंकि डर अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इसी डर के बीच एक और भावना जन्म ले रही थी, एकजुटता। संसद पर हमला किसी एक पार्टी या एक सरकार पर हमला नहीं था, ये पूरे देश पर हमला था। उस दिन संसद के अंदर मौजूद नेता अलग अलग विचारधाराओं से थे, लेकिन खतरे के उस पल में सब एक थे। शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश एक रहता है। हर साल 13 दिसंबर को जब संसद परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, तो उन 9 सुरक्षा कर्मियों के नाम दोहराए जाते हैं जिनकी वजह से आज संसद खड़ी है। उनके परिवारों के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक अधूरी कहानी है। वो कहानी जिसमें बहादुरी तो है, लेकिन वापसी नहीं। देश ने उन्हें याद रखा, लेकिन उनके घरों में आज भी एक कुर्सी खाली है। समय बीतता गया, सरकारें बदली, मुद्दे बदले, लेकिन संसद हमला भारतीय इतिहास की उन घटनाओं में शामिल हो गया जिनका जिक्र हमेशा गंभीर आवाज में किया जाता है। ये घटना हर सुरक्षा एजेंसी के लिए एक सबक बन गई कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है और चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। आज जब कोई संसद की इमारत को दूर से देखता है तो उसे सिर्फ पत्थर और खंभे नजर आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 13 दिसंबर 2001 को उस जगह को बचाया, उनके लिए ये इमारत सिर्फ एक भवन नहीं थी, ये देश की आत्मा थी, और आत्मा की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता। वो कभी वर्दी में छिप जाता है, कभी पहचान पत्र में, कभी भरोसे के पीछे। और इसलिए संसद हमला हमें सिर्फ बीते हुए कल की याद नहीं दिलाता, बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी भी देता है। क्योंकि इतिहास यही बताता है कि हमले एक बार होते हैं, लेकिन लापरवाही बार बार हो सकती है। और अगर किसी दिन देश चौकन्ना रहना भूल गया, तो आतंक को दोबारा मौका मिल सकता है। और अंत में सवाल वही रह जाता है, अगर उस दिन संसद की सुरक्षा में खड़ा एक जवान भी डर जाता, अगर एक सेकंड की भी हिचक होती, तो क्या आज भारत वही होता जो हमें दिखाई देता है? ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा की कहानी हर दिन दोबारा लिखी जाती है।
और शायद इसी वजह से संसद हमले की कहानी समय के साथ और भी भारी होती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे साल बीतते गए लोग घटना को भूलते नहीं गए बल्कि उसके मायने बदलते चले गए। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो भारत की सहन शक्ति की परीक्षा थी। आतंकियों ने सोचा था कि डर का बीज बोकर वे भारत को कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि डर के उसी बीज से प्रतिरोध होगेगा। सुरक्षा एजेंसियों ने उस हमले के बाद खुद को नए सिरे से परखा। हर छोटी गलती को खंगाला गया। किस गेट पर चूक हुई, किस जांच में ढिलाई रह गई, किस स्तर पर भरोसा ज्यादा कर लिया गया, हर सवाल का जवाब खोजा गया। संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई। नए बैरिकेड्स, नए प्रोटोकॉल, नई ट्रेनिंग। अब हर आने जाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक संभावित खतरा माना जाने लगा। ये बदलाव जरूरी था, लेकिन इसकी कीमत भी थी। एक ऐसा माहौल जहां भरोसे की जगह सतर्कता ने ले ली। देश के आम नागरिकों के लिए भी ये घटना एक मोड़ बन गई। लोग खबरें देखने लगे, सवाल पूछने लगे और पहले से ज्यादा चौकन्ने हो गए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, मंदिर, हर जगह एक अदृश्य डर मौजूद रहने लगा। ये डर दिखता नहीं था, लेकिन महसूस होता था। और यही आतंकवाद का सबसे बड़ा असर होता है, वो लोगों के दिमाग में घर कर जाता है। राजनीति में भी इस हमले की गूंज लंबे समय